ये वोट काटते हैं, इनको वोट नहीं मिलती है। ये तो आपकी स्ट्रैटेजी फेल हुई ना के शर्मा जी। कब तक कांग्रेस इस बात का रोना रोती रहेगी, कब तक? देखिए हम एक ही को टिकट, एक किसी क्षेत्र में आप ना तो अपना नेता संभाल पा रहे हैं ना अपना वोट बैंक संभाल रहे हैं। अरे छोटी छोटी पार्टियों ने आपका वोट बैंक काट लिया। आप भले ही बीजेपी की बी टीम उन्हें बोलते रहे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि कांग्रेस अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल हाशिए पर है। काम आप कर रहे हो क्या? ये क्या है? काय को कर रहे हैं? कौवा की तरह क्यों बोल रहे हैं भाई? शांत रहिए। ये काय क्यों कर रहे हैं? ये देखिए चुप नहीं होंगे। मैं ये कहना है कि जो कांग्रेस जो है वो अब ये हमारे पास एक सीट पे 4 लोग सीट मांग रहे हैं टिकट, हमने एक को दिया। जो 3 जो बागी होते हैं ना, वो बागी मजबूत होता है क्योंकि कांग्रेस का ही वो सेना होता है, तो वो इनको टिकट देते हैं। इनके पास कैंडिडेट नहीं है, ये अपने कैडर कैंडिडेट को नहीं देते। जो AIM के जो काज करता है उसको टिकट नहीं मिलता, वो कांग्रेस के बागी या बीजेपी के बागी या सपा के बागी को मिलता है। मैं यही कहना चाहता हूँ। भले ही कांग्रेस लाख अब ये दावे करे, लेकिन सबसे मुझे लगता है कि आगे की राजनीति को अगर हम देखें तो बिहार में हमने देखा कैसे गठबंधन में शामिल होने के लिए AIM लगातार कोशिश करती रही, उसको नकारा गया और उसका खामियाजा भी भुगता एक अच्छे परफॉर्मर के तौर पर सामने निकल कर आई। मुंबई में भी इसी तरह की स्थिति थी। मुंबई में तो हमने देखा कि मुमरा को हम हरा कर देंगे, इस तरह की बातें अब वहाँ के जो नेता हैं, स्थानीय नेता, वो ऐसा करते हुए नजर आए हैं। इसका मतलब है कि ओवैसी का जो कॉन्फिडेंस है इस वक्त बहुत हाई है, और ऐसे में ओवैसी की पार्टी यही कह रही है कि अब हम किसी से ये बोलेंगे नहीं, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि हमको शामिल करें, बल्कि आपको हमारे पास आना पड़ेगा अगर आपको अपना राजनीतिक भविष्य सही रखना है। आपको क्या लगता है? देखिए ओवैसी साहब क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी क्या करती है, या बाकी विपक्षी दल किस तरह की रणनीति बनाते हैं, ये उनका अपना मसला है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो ये वोट बैंक की एक पॉलिटिक्स लंबे समय तक चल रही थी, और जिस तरह से देश के एक बड़े तबके को केवल और केवल गुमराह किया गया, उनको सुविधाओं से महरूम रखा गया, उनको मुख्य धारा की राजनीति से दूर रखा गया, उन लोगों के देखिए भाई साहब, मैं अपने रोजगार देके आप इन्हीं से डिबेट करा लीजिए। मैं ये बहसबाजी वाली बोलने दीजिए आनंद दुबे को। नहीं, आप इन्हीं से करा लीजिए। नहीं बोलिए आनंद जी। ठीक है। हाँ देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, नहीं मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, मतलब ये हम डिबेट करने आए, हम कोई गली मोहल्ले का झगड़ा करने थोड़ा ना आए। अपनी अपनी बात रखिए कि राजनीतिक विषय पर हम बात कर रहे हैं, इसमें चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं बड़ी खामोशी से आप सभी विद्वानों की बात सुन रहा था, मैंने बीच में एक शब्द नहीं बोला, किसी के बीच में नहीं बोला, तो आप अपने समय में बोल लीजिएगा। बोला ना, देखिए बड़ी आप तो चुप रहे जब हमारे के शर्मा जी, उनको बोलने दीजिए, उनको अपनी बात पूरी तो कर लेने दीजिए। के शर्मा जी, उनको बात पूरी। आनंद जी बोलिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए शर्मा जी का। बोलिए आनंद जी। अरे भाई साहब, हर व्यक्ति आपको हमारा है, क्या हो गया है आपको? देश में सब लोग आपको हमारे ही नजर आ रहे हैं, तो कहां से वोट आपको मिलेगा? आप देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपको यहाँ पैनल में बैठा हुआ हर व्यक्ति जब हमारा नजर आ रहा है, तो आपको तो वैसे भी वोट नहीं मिल रहा है। यही तो आपकी कमी है कि आपको सब पराये नजर आते हैं, और जो पराये हैं, जो बाहर से आए हैं, वो आपको अपने नजर आते हैं। अरे जो बाहर से आके बैठे हुए हैं, पीडीए में एक को हमेशा से ऐसा लगता है कि वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। AIM ने यह भी कहा कि भाई अब्दुल से सिर्फ आप दरी नहीं उठवा सकते, अब्दुल अब दरी नहीं उठवाएगा। इसीलिए लगता है कि ओवैसी अब बार्गेनिंग के मोड में है और वो फ्रंट फुट पर है, और बाकी वो पार्टियां जो मुस्लिम वोट बैंक को अपना एकाधिकार समझती हैं, वो बैक फुट पर नजर आ सकती हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आगामी बीजेपी नेता से एक सवाल, मुफ्ती वजाहत जी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि मैं ओवैसी साहब का जो राजनीतिक स्टैंड है, मैं उससे या उनका जो तरीका है उससे मुखालफत करता रहा हूं, लेकिन उन्होंने एक दो चीजें जो तय की है उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। एक तो उन्होंने ये तय किया है कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा और अब्दुल की सियासत में हिस्सेदारी होगी, इसको हम उनको मुबारकबाद पेश करेंगे। लेकिन जिस तरह की वो सख्त और शदीद और टू नेशन थ्योरी और बंटवारे की राजनीति करते हैं, उसको हमने कभी सराहा नहीं। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो देश का लीडर बनने की कोशिश करें, खालिस मुस्लिम का लीडर बनने की कोशिश ना करें। लेकिन ये तय है कि उन्होंने मुसलमानों को ये तय कर दिया कि मुसलमान हिस्सेदार होगा, ये तय कर दिया कि मुसलमान हिस्सेदार होगा, ये तय कर दिया कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, और ये तय कर दिया कि मुसलमान अब बीजेपी से डरेगा नहीं और डर के किसी को वोट नहीं देगा। जैसे कि कांग्रेस ने, समाजवादी ने अब तक मुसलमान को हिंदू से डराया, बीजेपी से डराया, RSS से डराया, वोट ले लिया।
उत्तर प्रदेश में उन पार्टियों की, क्योंकि अगर हमने देखा है कि हिंदू वोट बैंक जब एक हो जाता है उसकी काट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस निकाल नहीं पाए। अगर पिछले हम कई चुनावों की बात करें तो योगी सरकार की उस काट को वो निकाल नहीं पाए हैं। दूसरी तरफ अगर मुस्लिम वोटों में भी बिखराव की गुंजाइश नजर आती है तब तो एक बहुत विकट स्थिति पैदा हो जाएगी इन पार्टियों के लिए। मुझे लगता है होनी भी चाहिए। 70 साल और 15 साल देखा जाए सिर्फ वोट बैंक विकास जीरो। कांग्रेस ने 70 साल और समाजवादी पार्टी की बात करें तो 15 साल राज किया। मुस्लिम समाज को न शिक्षा दी, न रोजगार दिया, सिर्फ वोटर बनाए रखा। तुष्टिकरण की पराकाष्ठा तक पहुंचाने का प्रयास किया। और यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ पीडीए। अरे पीडीए में आप अखिलेश भैया जो है कहीं उत्तरदायित्व तो देने जा रहे हैं, मुसलमानों को अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के अलावा कोई अध्यक्ष, शिवपाल यादव या तो फिर अखिलेश यादव अध्यक्ष पद बनाएंगे क्या? फिर राहुल गांधी जी की बात करें, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में क्या किसी मुसलमानों को आप अध्यक्ष का पद देंगे क्या? नहीं। लेकिन बात है कि ये सारे के सारे जो है ना, खास करके कांग्रेस की पार्टी देखा जाए, समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो इन्होंने क्या फायदा, मुसलमानों में क्या इन्होंने किया कंट्रीब्यूशन? इन्होंने मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को, भूमाफिया को पैदा किया, अतीक अहमद को पैदा किया, आजम खान जैसे लोगों को पैदा किया। उसके बाद आम मुसलमानों को क्या वो शोहरत दी? आम मुसलमानों को क्या वो पक्के घर दिए? आम मुसलमानों को जो मिलने चाहिए सम्मान उन्होंने दिया? नहीं दिया। यदि चंद मुसलमान जो इनके लिए लठे जैसा काम किया करते थे, जो इनके लिए गुंडागर्दी किया करते थे, ठीक है, नफीस अंसारी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। नफीस अंसारी, देखिए ये समाजवादी पार्टी के नेता, अरे रुकिए, ठीक है, अब नफीस अंसारी को बोलो। रुक जाइए। समाजवादी पार्टी अगर मुजफ्फरनगर का दंगा रुकवा देती तो आज कभी भी समाजवादी पार्टी सरकार से बाहर नहीं। और बीजेपी सरकार से मैं ये सवाल पूछता हूँ बीजेपी के नेता से कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक मुस्लिम के लिए कुछ नहीं किया। आप तो सरकार में, आप तो हिंदू ने वोट भर भर के दिया। आप बताइए तेल और गैस कब सस्ता होगा? बीजेपी नेता से मेरा सवाल है, आप तेल और गैस कब सस्ता कर रहे हैं? आप हिंदू समाज के लिए क्या कर रहे हैं? पूछिए, जवाब दीजिए आनंद जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी समाज के लिए अलग से कोई काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए काम करती है। उज्ज्वला गैस का कनेक्शन अगर दिया है तो सभी माताओं बहनों को दिया है। के शर्मा जी, इस पूरी उज्ज्वला गैस का सिलेंडर दिलचस्प जो सभी माताओं बहनों सिनेरियो बन रहा है उत्तर प्रदेश में, बनता हुआ हम देख रहे हैं, खासतौर पर मुस्लिम वोट बैंकों के बिखराव का, उसमें कांग्रेस खुद को कहां पाती है? देखिए, कांग्रेस ना तो सिर्फ मुस्लिम की राजनीति करती है, ना हिंदू की राजनीति करती है। कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही आजकल तो। नहीं, हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते। ये जो है भाजपा वाले हिंदू आपने देखा किस तरह से शंकराचार्य का बेइज्जती किया इन्होंने यूपी में। शंकराचार्य का क्या है, ये इनका जो हिंदू का फॉर्मूला है। देखिए वो तो अभी कानूनी तरीके से वो पूरा का पूरा जो मसला है वो आगे बढ़ रहा है। जो इनके खिलाफ में बोलेगा, आप ये कर भी ना हिंदू वोट बैंक को, जो उनका इंटैक्ट हिंदू वोट बैंक है, उसको आप दिगा नहीं पा रहे हैं। के शर्मा जी, इसको तो आपको मानना पड़ेगा। इन्होंने शंकराचार्य की तो इज्जत की नहीं, तो नूर अहमद अजहरी साहब, फटाफट से आपका रिएक्शन चाहूंगी। ये नकली हिंदू है, ये हिंदू नहीं है, ये फिर वोट की राजनीति और अपने सत्ता में आने की चाबी। कौन लग रहा है आपको कि जिसके ऊपर मुस्लिम समुदाय के जो वोटर है वो विश्वास करेंगे? आपको क्या लगता है नूर अहमद साहब? जी, जगह आपने जी, क्या लगता है आपको, अब जो बदलते समीकरण हम देख पा रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक के, क्या आपको लगता है वो मुस्लिम समुदाय के जो वोटर्स हैं वो किस पार्टी पर विश्वास करेंगे? देखिए, अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता। हालात आपके सामने हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने जो अभी महाराष्ट्र की जो पारी सामने आई है, उससे जो सेक्युलर पार्टियां हैं उनमें कहीं ना कहीं बौखलाहट है। जो हिंदुओं को भी हथियाना चाहते हैं, मुसलमानों को भी हथियाना चाहते हैं, मुसलमानों के मसाइल पर कमरों में बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, मतलब मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों के घरों से उठा करके नौजवानों को जेलों में ठूसा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और ये जो दोनों लोग बैठे हैं हमारे साथ में, बनाते हैं, आप मदरसे बनाते हैं, इनकी हिम्मत नहीं ठीक है, मुझे लगता है कि उसको तोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर अगर समझें तो मुस्लिम वोट बैंक के लिए अब AIMIM वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है।